Now see dear students, this is question number 17, very interesting question. एक रॉड है जिसका लेंथ b दिया हुआ है और मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर दैट कैरीज अ करंट I. दिस इज ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर विच कैरीज अ करंट I. और यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द रॉड. तो ये एक वायर है बच्चों, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसके पैरेलली यहाँ पे एक रॉड है जो b लेंथ का है, v वेलोसिटी से खींचा जा रहा है. पूछा जा रहा है कि इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. मान लीजिए यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस है और एक छोटा सा सेक्शन कट गया ये वाला हमने, तो इसका थिकनेस कितना होगा, दैट इज dx. और इस छोटा सा रॉड को आप v वेलोसिटी से खींच रहे हैं, तो इस छोटे से रॉड के क्रॉस मोशनल ईएमएफ कितना होगा वो निकालें. तो बताइए बच्चों, इस वायर की वजह से जो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, दाहिने हाथ से पकड़िए घुमाइए, इनवर्ड आ रहा है, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपका इनवर्ड होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा. तो आप देखेंगे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता था दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2πx. तो 2πx इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, देख दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, तो आप क्या देख रहे हैं कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x है. तो जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा. तो ये रॉड जो यहाँ से यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कुछ और है. जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा घट रहा है. जबकि और सब क्वेश्चन में क्या देखा था ज्यादातर में कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहता था, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका वेरी है. इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा रॉड लिया x डिस्टेंस पे इससे. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2π, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस लिए हैं, दैट इज एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे इस छोटे से सेक्शन में जो ईएमएफ डेवलप करेगा उसको हम लिखेंगे DE, मोशनल ईएमएफ. तो वो हो जाएगा B, L के जगह पे उसका लेंथ कितना है इस छोटे से रॉड का, LX, और किस वेलोसिटी से खींच रहे हैं उसको, V वेलोसिटी से. B का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे, तो B मैग्नेटिक फील्ड तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से है, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो म्यू नॉट I बाई 2πx इंटू dx और वेलोसिटी v. नेट निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो d का इंटीग्रेशन e हो जाएगा. अब जो कांस्टेंट है बाहर करें, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, अंदर में आ जाएगा आपको dx अपॉन x, बाकी सब बाहर आ गया. अब x कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो यहां पे x का वैल्यू कितना होगा a, और जब यहां आएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां, तो a प्लस b. तो आप इसमें लिमिट डाल दीजिए, तो लिमिट डालेंगे कहां से कहां, a से कहां तक वेरी कर रहा है ये a प्लस b. अब इसको चल दीजिए बच्चों, तो क्या होगा, e बराबर दैट इज म्यू नॉट IV अपॉन 2π, और dx बाई x का हो जाएगा आपको ln x, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट a प्लस b. तो बढ़ते जाना है बच्चों, दैट ईएमएफ E इज इक्वल टू म्यू नॉट IV बाई 2π, और यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे दैट इज a प्लस b, है ना, माइनस लोअर लिमिट दैट इज ln a. और आपको पता है बच्चों, फिर से एक बार चलें, दैट ईएमएफ E इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू v बाई 2π, है ना. और यहाँ देखेंगे log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log a अपॉन b. तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ln a प्लस b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, log a माइनस b, a के जगह पे ये है और ये भी है, तो ये हो जाएगा बाई a. तो जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा. फिर से हम लिखेंगे इसको म्यू नॉट IV अपॉन 2π और ln. अब यहाँ देखेंगे बच्चों a बाई ए क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज b बाई ए, हमने डिवाइड कर दिया. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रॉड. तो दिस शुड बी द आंसर. तो चलिए बच्चों हम ऑप्शंस को मिलाते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो आप देखेंगे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है म्यू नॉट IV अपॉन 2π tan इनवर्स a अपॉन b, तो गलत हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन देखा जाए म्यू नॉट IV बाई 2π, यहाँ भी देखिए म्यू नॉट IV बाई 2π ln 1 प्लस b बाई ए, यहाँ भी क्या है 1 प्लस b बाई ए. ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर.
अगर आप यहाँ देखेंगे तो रूट रूट में है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे a प्लस बी ऊपर है, गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आप इसको नोट कर लें। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see dear students, this is question number 18. A conducting rod of length L slides at a constant velocity V on the two parallel conducting rails as shown in the figure. The mechanical power required to pull the rod at constant velocity is. बच्चों यहाँ पे देखिए ये रॉड है, इसको पुल करने के लिए कितना एक्सटर्नल पावर, मैकेनिकल पावर लगाना पड़ेगा वो निकालना है। इट मीन्स आपको खींचने के लिए इधर फोर्स लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल, है ना। कितना फोर्स आपको लगा करके, कितना पावर लगा करके आपको खींचना है वो निकालना है। तो बच्चों आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ये रॉड आगे की तरफ जाएगा, मान लीजिए वो dx डिस्टेंस चला गया dt टाइम में, तो इसका फ्लक्स का चेंज हो गया। तो फ्लक्स का चेंज कितना हुआ होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड B, और यहाँ पे क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका वो कांस्टेंट है B। एरिया जो लेंगे वो क्या होगा L इंटू डी एक्स। मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए तो ये फ्लक्स इतना बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे, लेंथ हो गया L dx, कितने टाइम में dt, और एंगल क्या लिखेंगे, तो एरिया वेक्टर क्या देखेंगे आप इसके लूप का, बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री माइनस 1, माइनस को कैंसिल कर देगा, एंड dx बाई dt यहाँ से देखेंगे तो dx बाई dt कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हैं तो dx बाई dt वेलोसिटी हो जाएगा। तो यू कैन राइट दैट EMF इज इक्वल टू BL इंटू V। Now what is the value of induced current in the circuit? Then induced current is what? That is E upon R. तो E upon R is what? तो E के जगह पे लिखेंगे हम लोग BLV by R। तो ये आपका हो गया induced current। अब बात आती है बच्चों की, इसको जब आप आगे की तरफ खींचेंगे, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अब इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ गया। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना बच्चों, तो फैराडेज लॉ में कहता है कि जिसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको अपोज करेगा। तो फ्लक्स इनवर्ट, जब इसको आगे खींचेंगे तो इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो आप क्या देखेंगे कि अगर इसको खींचने से इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा था तो इंड्यूस करंट उसको क्या करेगा, घटाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे। तो इस वाले वायर में जो यहाँ पे जो रॉड है उसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। तो जो मूवेबल रॉड है, जिस रॉड को आप खींच रहे हैं वो करंट कैरिंग रॉड है। तो करंट कैरिंग रॉड को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स उस पे लगेगा उस रॉड पे, दैट इज आई एल क्रॉस बी। तो यहां पे देखेंगे बच्चों, एल पे हाथ रखे लेंथ पे और बी की तरफ मोड़िए, एल पे हाथ रखे बी की तरफ मोड़े, तो इस वाले वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ। तो इसका मतलब आप बाहर खींच रहे हैं लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ। मतलब ये सिस्टम नहीं चाहता है कि वो चेंज हो। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप खींच रहे हैं बच्चों, तो ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आई की जगह पे हम लोग लिख देंगे BLV बाई आर इंटू एल इंटू वी बी, और यहाँ पे तो ये लेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा एल और बी के बीच का एंगल, तो साइन 90 इज 1। देन मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू BL स्क्वायर BL स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे B स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर V अपॉन R। तो ये तो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, चूंकि आपका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस केस में अंदर लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के तो बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हैं, तो क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक एक्सटर्नल फोर्स जो है उतना तो लगाना ही पड़ेगा जितना कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इसे दोनों का मैग्नीट्यूड हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जिसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। अब बताते हैं बच्चों को व्हाट इज द पावर, तो मैकेनिकल पावर कितना लगेगा, तो वी विल राइट हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल पावर। तो खींचने के लिए मैकेनिकल पावर कितना लगेगा बच्चों, तो ये पावर जो होगा दैट P इज इक्वल टू एक्सटर्नल कितना फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड इनटू किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से खींच रहा है ना। तो यू कैन सी हियर हम लोग लिखते थे यहाँ पे FV cos थीटा, तो F एक्सटर्नल और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो cos 0 1 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो F एक्सटर्नल इंटू
वेलोसिटी। एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। वो कितना लिखा हमने, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, और यहाँ पे हम एक वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल पावर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो यू कैन सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड में बी वी एल बाई आर, ये तो आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में बी एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये भी गलत हो जाएगा। बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर वी स्क्वायर, वो भी गलत हो जाएगा। यू कैन सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Note it down. Now see dear student, this is question number 19. A conductor PQ with PQ का दिया हुआ position vector R moves with a velocity V in a uniform magnetic field of induction B. The EMF induced in the rod. First option is here V cross B dot of bracket dot of position vector R. Second is V dot bracket में vector R cross B. एंड थर्ड है आपका वेक्टर बी ब्रैकेट के अंदर वेक्टर आर क्रॉस वी, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मॉड ऑफ वेक्टर आर का क्रॉस लेना है किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी क्रॉस बी के साथ। तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखिएगा। मान लीजिए हम एक रॉड लेते हैं, दिस रॉड इज पी क्यू, इसका पोजिशन वेक्टर आर दिया हुआ, इसको हम लोग लेंथ लेते थे, और इधर की तरफ आप ले जा रहे हैं वी वेलोसिटी से, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लीजिए आपने रख दिया है। तो हम लोग मोशनल ईएमएफ जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, एल इंटू वी क्रॉस बी, यही लिखते थे यहाँ पे, है ना, जिसको हम लिखते थे एल वी साइन थीटा करके लिखा करते थे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों सिंपली आप रिप्लेस कर दीजिए, सिंपली रिप्लेस कीजिए। एल के जगह पे क्या दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर एंड दिस इज वी क्रॉस बी। आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, देन मोशनल ईएमएफ इज वी क्रॉस बी और V क्रॉस B, और R को आगे लेके चले जाइए, नॉट ऑफ R। Then which option is correct? The motional EMF is equal to how much? You can see option number first is the correct answer for this question. You can note it down. Now see dear student, this is the question number 20. A metallic meter stick, मतलब इसका length 1 meter है, moves with a velocity 2 meter per second. Let this is the metallic stick PQ. इसका length कितना हो गया, 1 मीटर। मेटालिक मीटर स्टिक है, मूव करता है किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इस लेंथ। इसका वेलोसिटी क्या है, इसके परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, एंड देखिएगा यहाँ पर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इस लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो रॉड अगर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है हाउ मच, दैट इज 0.2 टेस्ला। आपसे पूछा गया कि इस स्टिक के क्रॉस ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो बच्चों आपको पता है, वी नो डैट अगर आप इसको मूव कराएंगे तो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड दैट मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन हमने बताया भी आपको, दैट इज इक्वल टू E is equal to BLV. So just you have to put their value. What is the value of magnetic field? That is 0.2 Tesla. SI यूनिट में है। लेंथ मीटर स्टिक है 1 मीटर, और किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो यू कैन सी हियर 2 मीटर पर सेकेंड। तो सब SI यूनिट में लिए हैं, तो कितना आ जाएगा ये 0.4, और EMF का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट में। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो यू कैन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 0.01 गलत हो जाएगा, 0.02 सेकेंड ऑप्शन गलत, थर्ड में 0.03 गलत, फोर्थ ऑप्शन 0.4 वोल्ट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। Now see dear student, this is question number 21. A rod of length 1 meter and resistance 0.5 ohm are connected to electrical circuit as shown in the figure. Resistance of the connecting wires are negligible. The rod is moving with a velocity V is equal to 10 meter per second in an external magnetic field. B is equal to 1 Tesla. The current through the circuit is. तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये एक रॉड है, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है, एंड दिस L इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज गिवन हेयर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। और इस रॉड का रेसिस्टेंस जो है, दैट रेसिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन हेयर, दैट इज 0.5 ओम, ये दिया हुआ बच्चों। और ये रॉड जो है इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है, एंड द वेलोसिटी v इज
इक्वल टू हाउ मच, ये भी दिया हुआ है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और पूरा का पूरा सर्किट जो है आपको रखा गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1 टेस्ला, है ना बच्चों। और यहाँ पे देखिएगा तो एक व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा सर्किट है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और बीच में लगा हुआ 10 ओम। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बच्चों कि जब इस रॉड को इधर की तरफ मूव करेंगे तो सर्किट के अंदर करंट क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और करंट किधर जाएगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपसे करंट के बारे में जो ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है 4 एम्पियर क्लॉकवाइज, सेकंड है ऑप्शन आपका जब इस रॉड को आगे मूव करेंगे तो इस सर्किट में 3 एम्पियर का करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड थर्ड ऑप्शन में 4 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज, एंड द फोर्थ ऑप्शन है 1 एम्पियर इन क्लॉकवाइज कंडीशन। तो बच्चों आपको निकालना है यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा देखिए, इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करते हैं। तो आपको पता है कि ये रॉड जब मूव करेंगे तो ये जो रॉड है एल लेंथ का, अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो इसमें एक मोशनल ईएमएफ डेवलप करेगा, है ना। एंड मोशनल ईएमएफ कितने के बराबर होगा, दैट मोशनल ईएमएफ वी नो दैट किसी रॉड को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, रॉड ऐसे और वेलोसिटी इधर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू BLV, एंड दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B। तो यू कैन सी हियर दिस B इज 1। चलिए, इस सर्किट में करंट पूछा गया बच्चों, तो करंट ही निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, BLV/R, E/R, और दिस R इक्विवेलेंट, है ना, R इक्विवेलेंट, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको देखना होगा। तो चलिए बच्चों, इसको अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको अगर हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, ये यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाने जा रहे हैं। ये आपका कितना है, 10 ओम, ये आपका 2 ओम 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम। यहाँ पे देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो पोलरिटी ऑफ जो सेल है वो पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ भी हम लोग देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये नजदीक जाएगा बच्चों तो इनवर्ट फ्लक्स जो है वो घटेगा। तो इनवर्ट फ्लक्स, जैसे ये रॉड आगे चला गया, जैसे ये रॉड आगे जाएगा तो इनवर्ट, पहले एरिया इतना कवर कर रहा था, अब ये आगे गया तो इनवर्ट फ्लक्स घटेगा, और इनवर्ट फ्लक्स अगर घटेगा तो इंड्यूस करंट उसका अपोज करेगा, मतलब घट रहा तो बढ़ाएगा, तो अंदर की तरफ बढ़ाएगा तो करंट का डायरेक्शन तो ऐसे होगा, तब तो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, अंदर ही की तरफ होगा। तो आप देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे पोलरिटी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये हो गया आपका मोशनल ईएमएफ। अब बच्चों बताइए, ये जो रॉड है उसका रेसिस्टेंस है 1 ओम, 0.5 ओम, तो हमने यहाँ लिख दिया इसको 0.5 ओम, है ना। मोशनल ईएमएफ अगर आपको देखना था तो B का वैल्यू 1 है, देखिएगा B कितना टेस्ला दिया, 1 टेस्ला, लेंथ दिया हुआ कितना आपका 1 मीटर, और वेलोसिटी कितने से मूव करा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका सब वोल्ट में हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहाँ जो सप्लाई है आपका, मतलब रॉड के मूव करने से कैसा बिहेव करेगा, ये 10 वोल्ट का एक सेल बिहेव करेगा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5। पूछा कि इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज है, 2/2 ये भी 2/2, तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो इसको फ्लो नहीं करेगा तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 4 ओम रेजिस्टेंस। ये 2 और 2 सीरीज में कितना होगा, दैट इज 4 ओम। और क्या देखेंगे, ये 4 और 4 पैरेलल में कितना होगा, 2 ओम। तो आपका जो सर्किट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, है ना। सर्किट को हमने रिड्यूस कर दिया, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट 2 ओम, और ये आपका ई हो गया कितना, 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा रॉड का जो रेजिस्टेंस है, दैट इज 0.5 ओम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, देन करंट बराबर हो जाएगा E/R इक्विवेलेंट। तो E कितना है आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 10 वोल्ट है, और R इक्विवेलेंट ये 0.5 ओम और 2 ओम सीरीज में हो जाएगा, तो यू कैन से 2.5 ओम। तो आपको क्या मिलेगा, कट कीजिएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। तो आपको करंट का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा बच्चों, दैट इज 4 एम्पियर, और डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन ऐसे जाएगा करंट, दैट इज
क्लॉकवाइज, कैसे जा रहा है करंट, क्लॉकवाइज, देन इस केस में भी देख लीजिए द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो पहला ऑप्शन ही देखिएगा बच्चों, 4 एम्पियर इन क्लॉकवाइज, इट मींस योर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे 3 एम्पियर तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे 4 एम्पियर है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज रॉन्ग आंसर। एंड फोर्थ में तो आपको दिया हुआ 1 एम्पियर, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। देन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आप इसको अब नोट कर सकते हैं। Now serious student, this is question number 22. The EMF produced in a wire by its motion across a magnetic field does not depends on. तो बच्चों एक वायर है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने किसी वायर को रख दिया, इसका लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और आपने v वेलोसिटी से खींच दिया इधर की तरफ परपेंडिकुलरली टू इट्स लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एंड लेंथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द वायर, तो इसके केस में जो मोशनल ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज BLV। किस किस बातों पर डिपेंड कर रहा है? तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ पे और वेलोसिटी पे। आपसे पूछा गया है कि EMF प्रोड्यूस इन अ वायर बाय इट्स मोशन अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ध्यान से देखिएगा बच्चों, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ द वायर, तो बच्चों ऑब्वियसली लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। सेकंड है ओरिएंटेशन ऑफ द वायर, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू मीन बाय ओरिएंटेशन ऑफ द वायर? तो आप इसको आप ऐसे समझो बच्चों कि अगर मेरा वायर ऐसे रहता, वायर ऐसे रहता है ना, और आप इधर की तरफ खींच रहे होते है ना, इधर की तरफ खींच रहे होते, ये कुछ मान लीजिए एंगल बना लिया, थीटा एंगल बना लिया, लेंथ जो है L है, तो इस लेंथ का वो वाला कंपोनेंट लेते जो कि वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता L का, ये इधर L cos थीटा वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो जाता, तो हम कौन सा लेते? ये वाला, दैट इज L sin थीटा। तो इस केस में जो मेरा होता EMF डेवलप, वो होता मोशन B L कौन सा, परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटी इनटू V, तो यहाँ होता B L V sin थीटा। तो आप क्या देख रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज करने पे तो मैग्नेटिक इंड्यूस EMF में फर्क पड़ेगा, तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। थर्ड ऑप्शन है डायमीटर ऑफ द वायर, तो बच्चों डायमीटर ऑफ द वायर, मोटा वायर लें या पतला वायर लें? तो बच्चों इसमें मोटा रेडियस कहाँ आया या डायमीटर कहाँ आया? पतला वायर लें अगर L लेंथ का है तब भी उतना ही मोशनल EMF प्रोड्यूस होगा, मोटा वायर लें तब भी होगा, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायमीटर या रेडियस इन्वॉल्व नहीं है। तो आप क्या देख सकते हैं, इससे इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड, इस पर डिपेंड नहीं करता है, तो नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? देन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको नोट कर सकते हैं। Now serious student, this is question number 23. What is the self inductance of an air core solenoid 1 meter long, diameter is 0.05 meter and it has how many turns? That is 500 turns. Your options are 3.15 into 10 power minus 4 Henry, second option is 4.8 into 10 power minus 4 Henry, third is 5 into 10 power minus 4 Henry and the fourth option is 6.17 into 10 power minus 4 Henry. बच्चों एक सोलिनॉइड है, देखिएगा ध्यान में, ये एक सोलिनॉइड है, क्या क्या दिया हुआ है गिवन है ना, एक सोलिनॉइड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर है ना, इसका डायमीटर दिया हुआ है, diameter is given here how much, that is 0.05 मीटर, और ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो दिया हुआ आपको 500 टर्न्स लेंथ दिया हुआ है। इसमें पूछा कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आपको पता है, वी नो दैट, पढ़ाया भी गया है क्लास में, तो यू नो दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड, दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल, जहां पे स्मॉल n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हम उसको लिख सकते हैं म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसका स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, दैट L बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट
एन स्क्वायर, नीचे एल स्क्वायर ऊपर एल कट जाएगा तो एक एल नीचे रहेगा और एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, और आर को क्या लिखेंगे, डी बाई टू, तो ये हो जाएगा डी बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो L बराबर म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 500 का स्क्वायर, पाई को पाई रहने दीजिए बच्चों, D का वैल्यू ये है आपका, D को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये हो जाएगा आपको 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर उसका स्क्वायर अपॉन लेंथ 1 मीटर इंटू 4, सब SI यूनिट में है बच्चों। तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी। आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सॉल्व करना है बच्चों, घबराना नहीं है। पाई इंटू पाई स्क्वायर इज 9.8, ऑलमोस्ट 10 मान के बना लेंगे। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.17 इंटू 10 टू द पावर -4 हेनरी। आप इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आपको खुद से करना है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज 3.15, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन 4.8, ये भी नहीं है, 5 नहीं है, कितना हो जाएगा 6.17 इन 10 पावर -4 हेनरी। देन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। Now see dear students, this is question number 24. A conducting wire AB of length L, here it is a conducting wire of length L and resistance उसका भी दिया हुआ बच्चों, that is R, AB वायर का, and the mass भी दिया हुआ है M, जो AB वायर है, start slide down at t बराबर 0, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है t बराबर 0, ये स्लाइड डाउन हो रहा है। On a smooth vertical thick pair of connected rails as shown in the figure, this is the connected rails, इस पे ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ये स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। The terminal speed of the wire is, टर्मिनल स्पीड क्या होगा, तो बच्चों व्हाट इज टर्मिनल स्पीड, तो बच्चों ये देखेंगे जब इसको छोड़ेंगे आप धीरे धीरे गिरना शुरू होगा, जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगा, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एंड दैट कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से जो वो मूव करेगा, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूव करेगा वही वेलोसिटी क्या कहलाएगा, इसका टर्मिनल वेलोसिटी, ये कांस्टेंट होगा, है ना, उससे वो मूव करेगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस रॉड पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा अगर हम उसकी बात करें तो आप क्या देखेंगे बच्चों कि ये एक रॉड जो है वो मोशन में है, तो मोशन की वजह से इसके अंदर एक मोशनल ईएमएफ डेवलप करेगा, तो मोशनल ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में एक करंट आएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, और वो इंड्यूस करंट इस AB रॉड से जब पास करेगा तो वह करंट कैरिंग वायर AB वो मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो दे विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए बच्चों, और मैग्नेटिक फोर्स तो एक लग जाएगा, एक लगेगा mg नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा वो देखते हैं हम लोग, और नेट फोर्स क्या कर देंगे 0, वह वेलोसिटी क्या कहलाएगा, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो निकालना है हमें। तो बच्चों आपको क्या देखना है कि जैसे ये नीचे जाएगा, ये यहां से यहां आ गया, तो इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो बढ़ते फ्लक्स को घटाएगा, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कहां होना चाहिए, अंदर। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इधर होगा, अगर ये रॉड यहां से यहां जा रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन उधर की तरफ हो गया। तो बच्चों इस सर्किट को जब हम रीड्रॉ करें, यहां पे ध्यान से देखेंगे, करंट इधर जा रहा है, इट मीन्स ऐसा कुछ होगा, ये आपका AB रॉड है, करंट इधर की तरफ ऐसे ले लिए, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, है ना, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। इसका EMF कितना होगा, R का वैल्यू दिया हुआ है कितना,
स्मॉल आर रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ईएमएफ का अगर वैल्यू निकालना है तो आपको पता है ईएमएफ जो मोशनल ईएमएफ बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। लेंथ कितना है इसका, एल है, लेंथ इसका एल है रॉड का, और वेलोसिटी v है। v वेलोसिटी से मान लीजिए वो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया है तो उसको हम कह दें vt, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी जिसपे नेट फोर्स 0 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, देन करंट इज इक्वल टू E अपॉन R। तो E के जगह पे लिखेंगे BL VT, और रेसिस्टेंस क्या, रेसिस्टेंस तो इसी का रेसिस्टेंस दिया हुआ R, ये तो कंडक्टिंग रेल है, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ R AB का, वो ले लिया। तो अब जो मेरा ये जो वायर है वो जो AB एक करंट कैरिंग वायर है यहां से यहां जो बच्चों, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन, करंट कैरिंग वायर हो गया AB जो मूव कर रहा है, तो उसके मोशन की वजह से उसमें मोशन भी हो रहा है, तो एक करंट कैरिंग वायर इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट इज I L क्रॉस B, I L क्रॉस B। तो देखिए I पे हाथ रखिए, L पे हाथ रखिए और B की तरफ मोड़िए, ये L पे हाथ रखा लेंथ और B की तरफ मोड़ा, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स। और इस रॉड का वेट नीचे, तो mg कहाँ लगेगा, नीचे, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यू कैन से I के जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला B L VT अपॉन R, और LB ये L हो गया, B हो गया, और L क्रॉस B, L और L इधर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, है ना, ये लेंथ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन 91। देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी हाउ मच, यू कैन राइट B और B स्क्वायर L स्क्वायर VT अपॉन R। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड, वेट कहां लगेगा, नीचे, तो बोलिए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जब ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है VT, जब एक्सेलरेशन 0 है उस केस में, जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन अगर 0 है मतलब नेट फोर्स 0 लग रहा है, इसका मतलब जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा उसका वैल्यू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तो बच्चों यहां पे हम कर दें, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज mg एंड द मैग्नेटिक फोर्स कितना निकाला हमने, दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर VT बाय R, B स्क्वायर L स्क्वायर VT अपॉन R। आपसे पूछा जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, देन VT बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा mg R इधर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से क्या करेगा वो मूव करेगा। तो चलिए बच्चों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है mg r अपॉन BL, गलत, नीचे B स्क्वायर L स्क्वायर होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखिएगा बच्चों, mg r अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर, यस, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन देखेंगे mg L, गलत हो जाएगा बच्चों, B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यहां देखेंगे नन ऑफ दिस, तो आपको क्या मिला, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों आप इसको अब नोट कर सकते हैं। नाउ सी डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। A coil is wound on a core of rectangular cross section. If the linear dimension of the cores are increased to 2 times, then the number of turns per unit length of the coil remains same. The self inductance increased by a factor of। तो बच्चों देखिएगा, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और इस पे एक वायर को लपेटा गया लाइक दिस, है ना, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, जस्ट लाइक द सोलिनॉइड, है ना, जस्ट लाइक द सोलिनॉइड। तो इसका रेक्टेंगुलर है, ये वाला क्रॉस सेक्शन का लेंथ, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लेंगे क्रॉस सेक्शन है, इफ द, ठीक है, इसका लेंथ मान लीजिए या साइड मान लीजिए, ए साइड, ये बी, या चलिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसका लेंथ हो गया एल, है ना। तो आप क्या देखेंगे बच्चों, सोलिनॉइड के केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होता था दैट इज इक्वल टू व्हाट,
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, जहां पे एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि आपकी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। देखिएगा बच्चों यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल्स रिमेन्स सेम। अब इसमें क्या नंबर ऑफ, अब क्या क्या किया जा रहा है, इसमें कह रहा है जो भी लेंथ का डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन, उसको डबल करना है। तो और साथ में दिया हो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो सेम रखा गया, मतलब वो कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है। देन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस लूप, दैट इज ए इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा इंटू एल, उसके प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन में है बच्चों कि अगर सब लीनियर डायमेंशन वाले को डबल कर दें, इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसके ए को डबल कर दीजिए तो 2a हो जाएगा, उसके विड्थ को डबल कर दीजिए तो वो 2b हो जाएगा, और लेंथ को डबल कर दीजिए तो 2l हो जाएगा। देन l डैश इज प्रोपोर्शनल टू 8abl। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l डैश अपॉन l, देन l डैश अपॉन l इज इक्वल टू 8abl बाई abl, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो आप देखेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स। तो अगर ऑल द लीनियर डायमेंशंस को आप डबल करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आप इसको अब नोट कर सकते हैं। Now see dear students, this is question number 26. A bulb is connected in series with an inductance and 6 volt DC source। यहां पे देखिए बच्चों ये DC source लिया गया है ना, DC source as shown in the figure। A soft iron core is inserted in the coil quickly during the process। The intensity of the bulb at any transient time। तो बच्चों इसके अंदर अगर आप कोई आयरन कोर को इंसर्ट कीजिएगा तो बताइए बल्ब के ब्राइटनेस पे क्या असर पड़ता है, बल्ब के इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ता है। पहला ऑप्शन है रिमेन अनअल्टर्ड, सेकंड ऑप्शन में रहता है कि आपका कि इंक्रीजेस, थर्ड में दिया हुआ डिक्रीजेज, एंड फोर्थ में है मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कोर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जो भी करंट जाएगा, तो ये जो करंट जाएगा तो एक्चुअली जब आप इस बल्ब में का ब्राइटनेस जो है इस वैल्यू करंट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और आपको पता है कि ये जो इंडक्टेंस लगाए हैं तो इंडक्टेंस एक रेसिस्टेंस का कॉज करेगा, और इसके रेसिस्टेंस को कहते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है दैट इज जस्ट लाइक द रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इंडक्टर, दैट इज ओमेगा इंटू एल, एंड ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू एल। अगर आपने यहाँ पे डीसी सप्लाई लिया है बच्चों, तो डीसी का जो होगा वो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहे, डीसी की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये कांस्टेंट है तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट में कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी अगर इसका जीरो है तो ये कैसा बिहेव करेगा, तो इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि देखिए डीसी करंट कैसे फ्लो करता है, डीसी करंट में करंट जो है वो टाइम के साथ ऐसे दिखाएंगे हम लोग, है ना, का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इन्फिनिटी। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, देन फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो इंडक्टर है उस इंडक्टर के अंदर जो आप देखेंगे रेसिस्टेंस जो प्रोवाइड होगा बाय द डीसी सोर्स दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा। इसमें आप सॉफ्ट आयरन कोर डाल दीजिए तो उसका इंडक्टेंस को बढ़ने वाला नहीं है। तो बच्चों होगा क्या यहाँ पे, अगर इंडक्टेंस इसका नहीं बढ़ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो अब आप जो वोल्टेज सप्लाई करेंगे, जो करंट देंगे, तो पहले भी आपको ये क्या था, ये रेसिस्टेंस 0 प्रोवाइड कर रहा था। अगर आप कोई रॉड डाल दीजिए उस कोर के अंदर तो उसका इंडक्टेंस बढ़ता है, तो एल का वैल्यू बढ़ जाए, फ्रीक्वेंसी तो अभी भी डीसी का क्या है, 0 है, तो ओवरऑल क्या होगा इसका रेसिस्टेंस 0। इसका मतलब जो करंट इसको मिल रहा था वही करंट अभी भी मिलेगा, तो ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या देखेंगे, पहले ऑप्शन में क्या है, रिमेन अनअल्टर्ड, इसके ब्राइटनेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर ये एसी सोर्स होता, थोड़ा सा जान लीजिए, अगर ये एसी सोर्स होता तो एसी सोर्स होता तब जो करंट होता वो क्या होता, तो लिखते E अपॉन आर इक्विवेलेंट, है ना। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट को आगे पढ़ेंगे एसी में, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगा दैट इज इक्वल टू E अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड आरएल सर्किट, है ना। ये
रेसिस्टर है और ये इंडिकेटर है, दैट इज आरएल सर्किट या एलआर सर्किट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो करंट का जो वैल्यू होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, और एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं आप ध्यान से देखेंगे, ई अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को लिखेंगे 4, ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और यहाँ एल स्क्वायर तो है ही। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप डीसी सोर्स लेते हैं तो डीसी सोर्स लेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0, इसका मतलब करंट बराबर ई अपॉन आर हो जाएगा। लेकिन अगर एसी सोर्स होता है यहाँ पे, है ना, एसी सोर्स का कैसा फिगर रहता, ऐसे करके देते, देन एसी सोर्स यहाँ पे लगाते। तो अगर ये एसी सोर्स होता और फिर आप इसके सोलेनॉइड के अंदर में अगर आप कोई आयरन कोर डालते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं आयरन के रॉड को, तो उसका इंडक्टेंस बढ़ता, और इंडक्टेंस अगर बढ़ता बच्चों तो उसका करंट क्या होगा, घटेगा। करंट घटेगा तो इसके अंदर जो पावर होगा आई स्क्वायर आर टी, तो करंट अगर घटेगा तो क्या देखेंगे, पावर भी क्या होगा, घटेगा, तो ग्लो भी क्या होगा इसका, घटेगा, है ना, ये याद रखना है आपको। तो अगर ये एसी सोर्स लेते तब जाकर के क्या हो जाता, डिक्रीज करता है इसका इंटेंसिटी। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, डीसी सोर्स है, तो डीसी सोर्स में इंडक्टेंस बढ़ाइए, लेकिन ओवरऑल एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, 0, तो करंट आपका रिमेन्स अनचेंज या अनअल्टर्ड रहेगा। सेकंड में डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, थर्ड में डिक्रीजेस, मे नॉट बी, मे बी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। Now see dear students, this is question number 27. Two coil N, X and Y are placed in a circuit such that the current changes by 2 ampere in the coil X. The magnetic flux changes of 0.4 Weber occurs in the Y. The value of mutual inductance of the coil is. तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, this is like this. यहाँ पे दो coil है, mutual inductance की बात कर रहा है। यहाँ एसी सप्लाई है, कॉइल नंबर 1 है ये, दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 2, है ना। इसके अंदर आपने गैल्वेनोमीटर लगा के रख देना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो करंट चेंज कर रहा है, करंट का जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा है कितने से, 2 एम्पियर। अगर ये कॉइल ये x है एंड दिस इज y, तो इसमें जो करंट है लेट इट बी I1 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर से चेंज कर रहा है। तो इसके अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है, तो दूसरे कॉइल में जो फ्लक्स का जो चेंजेस हो रहा है phi2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज गिवन हेयर 0.4 वेबर। तो पूछा है कि इस कॉइल की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। आप देखेंगे ये फ्लक्स चेंज करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके पास करेगा, इसके अंदर फ्लक्स होगा और इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इसका करंट चेंज होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके अंदर भी इंड्यूस करंट होगा। तो आपको देख रहे हैं इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस या करंट इंड्यूस हुआ ड्यू टू दिस कॉइल, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक कॉइल की वजह से दूसरे में। तो दूसरे कॉइल में जो फ्लक्स का जो वैल्यू चेंज करेगा वो डिपेंड करेगा कौन से कॉइल पे, पहले कॉइल पे डिपेंड करेगा, पहले कॉइल के करंट पे। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपसे पूछा गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, दैट इज phi2 अपॉन I1। phi2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 0.2 वेबर से चेंज कर रहा है ना, और कितने करंट में, जब करंट का चेंज कितना से हो रहा है 2 एम्पियर से, तो उसके फ्लक्स में कितने का चेंज हो रहा है, देख सकते हैं फ्लक्स में चेंज है 0.4 का। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.4/2 दैट इज 0.2 हेनरी। देन व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, दैट इज इक्वल टू 0.2 हेनरी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, पहला 0.8 है, दूसरा 0.2 वेबर है, वेबर यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, हेनरी। देन यू कैन सी दिस इज 0.2 हेनरी, फोर्थ में है 5 हेनरी। तो बच्चों कंफ्यूज है और हड़बड़ा के मार देंगे, ध्यान रखना 0.2 तो आया, लेकिन यहाँ पे वेबर है दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेनरी इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। यू कैन नोट इट डाउन। नाउ सी डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। A current I0 is flowing through LR circuit of time constant T0. The source of the current is switch off at t बराबर 0. Let R be the value of minus di by dt, है ना, at t बराबर 0. Assume this rate to be constant. The current will reduce to 0 in time interval of. Your option is T0. Second option is E into T0. Third option is T0 by E and the fourth option is 1 minus 1 by E into T0. तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे एक LR सर्किट बनाइए, एक इंडक्टर रेसिस्टर है और एक इंडक्टर है,
और इसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और लाइक दिस, ये कुछ ऐसा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये रेसिस्टर है, ये इंडक्टर है। अभी मान लीजिए यहां पे है ना, तो अभी देखिएगा सर्किट में करंट ग्रो कर रहा है। मान लीजिए मैक्सिमम करंट ग्रो कर रहा है, जब करंट ग्रो करके आई नॉट हो गया तो आप की को यहां से यहां लगा दिए। तो जैसे ही की को यहां करेंगे तो अब इसके अंदर डीके ऑफ करंट होगा। क्या होगा? डीके ऑफ करंट होगा। तो t बराबर 0 पे इसको आपने 1 2 से शिफ्ट कर दिया 1 3 पे, तो डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट है ना, CKT शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। का फॉर्मूला आपको पता है, I बराबर I नॉट e के पावर माइनस टी बाई टाउ। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि जब t का वैल्यू 0 है तो करंट का जो डीके का रेट है दैट इज माइनस डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आर। तो अगर आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें टाइम के साथ, डी बाई डी टी से इधर भी मल्टीप्लाई करें तो ये आई नॉट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। माइनस लगा दें क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस डी आई बाई डी टी को क्या कहा गया है? स्मॉल आर। ये हो जाएगा आई नॉट, यहां देखेंगे डी ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, डी यहां भी ले लीजिए माइनस टी बाई टाउ, यहां भी ले लीजिए डी माइनस टी बाई टाउ बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, तो इसका तो वही मिलेगा जो ऊपर में वही नीचे है, तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट, है ना, और इसका वही हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। और यहां क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां देखेंगे माइनस 1 बाई टाउ, बाहर कर दें, और ये आ जाएगा डी टी बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। यहाँ भी रहने दीजिए इसको, आई को भी यहाँ माइनस मत लिखिए, हम आगे आ जाएगा, हम उसको ले लेंगे इधर ही, डी आई बाई डी टी। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस आई नॉट बाई टाउ, है ना, और ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। तो बच्चों अगर उस माइनस को हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा? देखिएगा माइनस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट बाई टाउ इंटू ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। ये आपका इक्वेशन आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे जब टाइम का वैल्यू 0 है, मस्ट रिमेंबर जब टाइम का वैल्यू 0 है देन माइनस डी आई बाई डी टी को इसने क्या माना? आर। तो यहाँ पे माइनस डी आई बाई डी टी को हम आर मानेंगे, है ना, और इधर हो जाएगा आपका आई नॉट बाई ये जो आपका टाउ है टाइम कांस्टेंट, इस टाइम कांस्टेंट को यहाँ पे क्या माना गया है? तो ध्यान से देखेंगे, टाइम कांस्टेंट इज टी नॉट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी नॉट, और यहाँ पे क्या देखेंगे? इसको लिख सकते हैं 1 बाई, माइनस को हटाएंगे तो 1 बाई टी बाई टाउ, टाउ को लिखेंगे टी नॉट। तो बच्चों ये बताइए कि टाइम का वैल्यू क्या लेना है? 0 लेना है, तो टाइम का वैल्यू यहाँ पे हमने 0 कर दिया, तो क्या मिला मुझे? देखिएगा, देन आर इज इक्वल टू आई नॉट बाई टी नॉट, और इधर ई के 0 बाई समथिंग इज 0 एंड ई के पावर 0 इज 1, तो यहाँ 1 हो गया। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? ध्यान से देखेंगे, आई नॉट बाई आर इज इक्वल टू टी नॉट। तो आपसे वही पूछा गया था बच्चों कि वह टाइम इंटरवल बताइए जिस टाइम इंटरवल में करंट जो है घट करके 0 हो जाएगा, डी आई बाई डी टी। तो ये आई नॉट मेन करंट था, और कितने रेट से बताया गया, कितने टाइम इंटरवल में 0 हो जाएगा, देन योर आंसर इज व्हाट? दैट इज टी नॉट। तो आपने देखा बच्चों
एज्यूम रेट आपका कांस्टेंट है, ये आपका रेट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो कितने टाइम में पूरा का पूरा करंट जीरो हो जाएगा? तो जितना आई नॉट था सब जीरो कर देंगे, तो वो टाइम कितना होगा? दैट इज इक्वल टू द टी नॉट. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यू कैन नोट इट डाउन. Now see dear student, in this circuit shown in the figure, switch S is closed at t बराबर 0. जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे t बराबर 0 पे, तो पूछा गया है कि द चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी इन वन टाइम कांस्टेंट. ये जो करंट देगा तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा इन वन टाइम कांस्टेंट में? योर ऑप्शंस आर स्मॉल e कैपिटल R स्क्वायर e डिवाइडेड बाई L. L इज द सेल्फ इंडक्टेंस, R इज द रेसिस्टेंस. Second option is E into L upon R, and third option is E into L divided upon E into R square, and fourth option is E into L divided by E into R. तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे, दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग, और चार्जिंग के केस में जो बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट. तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि इन केस ऑफ growth of current का ग्रोथ होगा, growth of current in LR सर्किट. करंट का इक्वेशन क्या होता था? I बराबर I नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना बच्चों? यहाँ टाउ क्या था? टाइम कांस्टेंट, दैट इज L अपॉन R. टाउ इज टाइम कांस्टेंट, दैट इज L अपॉन R. और आई नॉट का वैल्यू कितना होगा बच्चों? है ना? तो आई नॉट आपका यहाँ पे, अच्छा इसको हम बाद में रख देंगे, यू कैन सी जस्ट आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, देन डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी. कितना चार्ज फ्लो किया उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. डी क्यू के जगह पे हम डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, आई के जगह पे रखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन आई नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू डी टी. कितने टाइम कांस्टेंट में? एक टाइम कांस्टेंट में, जीरो से लेकर टाउ तक में चार्ज कितना क्यू फ्लो किया उसका वैल्यू निकालना है. तो यू विल राइट लाइक दिस, दस क्यू इज इक्वल टू, देन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट को आप बाहर कर दीजिए और 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कीजिए जीरो से लेकर के टाउ तक, फिर माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू डी टी, और इसको भी इंटीग्रेट कीजिए जीरो से लेकर के टाउ तक, है ना बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे जब, तो व्हाट यू विल गेट हियर, टी का वैल्यू जीरो है. जैसे आप इसको ऑन करेंगे उस वक्त अगर हम बात करेंगे तो इंडक्टर ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, क्लोज सर्किट की तरफ, मतलब इसका रेसिस्टेंस जीरो लेंगे शॉर्ट सर्किट. उस केस में जो मैक्सिमम करंट होगा दैट इज ई अपॉन आर, है ना? जब टाइम का वैल्यू जीरो है उस वक्त बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम करंट होगा सर्किट में, दैट इज ई अपॉन आर. यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन टी टाउ माइनस जीरो टाउ हो जाएगा. यहाँ क्या देखेंगे बच्चों आप, इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जीरो से लेकर के टाउ ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, डी टी के जगह पे अगर हम वही ले लें माइनस टी बाई टाउ, अगर ऊपर ले लिए हैं तो नीचे भी लेना पड़ेगा माइनस टी बाई टाउ, और ये लार्ज ब्रैकेट, देन चार्ज बराबर ई अपॉन आर, ये आपका टाउ हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा वो देखें, है ना बच्चों? यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जो ई के पावर माइनस टी बाई टाउ ही रह जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी टी नीचे चला जाएगा, तो नीचे में 1 अपॉन डी माइनस टी बाई टाउ अपॉन डी टी, तो 1 बाई माइनस टाउ बाहर आ जाएगा, तो टाउ ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आकर के माइनस टाउ हो जाएगा, है ना? और इसमें लिमिट रख दीजिए 1 टाइम कांस्टेंट में जीरो से लेकर के टाउ, लार्ज ब्रैकेट. यहाँ क्या देखेंगे,
ये आपका हो जाएगा E/R टाउ, और यहाँ पे देखेंगे बच्चों आपको वन टाइम कांस्टेंट रखना है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, और एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस टाउ, टी के जगह पे टाउ, तो टाउ बाई टाउ 1 इंटू टाउ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अब देखिएगा क्या होगा, और ज़ीरो रखेंगे तो e के पावर 0 तो 1 ही कर देगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये तो आपने अपर लिमिट रखा बच्चों, ये आपने अपर लिमिट रखा, चलिए यहाँ माइनस रहने दीजिए, है ना, और यहाँ भी आप चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये आपका टाउ जैसे था वैसे ही रहने दिया हमने, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस टाउ हो गया, और यहाँ बचा आपका क्या देखिएगा e के पावर माइनस टी बाई टाउ, और यहाँ आपको लिमिट रखना है टाउ 0 से लेकर के टाउ। तो देखिए क्या हो जाएगा, दैट q इज इक्वल टू E/R ब्रैकेट में टाउ प्लस टाउ, और यहाँ हो जाएगा आपका, एक बार इस t की जगह पे टाउ रखेंगे तो e के पावर -1 और माइनस, एक बार आप यहाँ पे e के जगह पे 0 रखेंगे तो e के पावर 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। एकदम आराम से बढ़ते जाना बच्चों। तो q बराबर E/R टाउ प्लस टाउ बाई e के पावर माइनस, और टाउ इंटू 1 दैट इज माइनस टाउ, तो ये माइनस टाउ प्लस टाउ कैंसिल हो जाएगा। देन q बराबर E/R, e नीचे और टाउ ऊपर, और टाउ बराबर होता है L/R, तो व्हाट इज द वैल्यू, देन इज E/R स्मॉल e नीचे, और ये हो जाएगा L/R। देन अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी हाउ मच, दैट इज EL अपॉन small e into r square. This is the amount of charge which will be pass in one time constant. तो बैटरी से कितना चार्ज पास करेगा एक टाइम कांस्टेंट में, that is EL upon small e into r square। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ देखेंगे बच्चों थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, E into L डिवाइडेड बाई स्मॉल e into कैपिटल r square। दिस इज द चार्ज वो जो कि पास करेगा वन टाइम कांस्टेंट में थ्रू द बैटरी। तो आप इसको अब नोट कर सकते हैं। Now see dear student, this is question number 30. A coil of resistance R, inductor L is connected to a battery of E volt EMF. Final current in the coil. Final current in the coil मतलब टाइम इन्फिनिटी हो उस वक्त निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर आपने यहाँ लिया एक LR सर्किट, इंडक्टर है, रेसिस्टर है और एक बैटरी है, AC सप्लाई देंगे बच्चों, है ना, और यहाँ पे स्विच लगा दीजिए। ये रेसिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, जैसे की को ऑन करेंगे करंट इसके अंदर जाएगा, है ना। तो करंट इसके अंदर जाएगा तो चार्जिंग का केस होगा, ग्रो करेगा तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I0 1 माइनस e के पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आपसे पूछा गया है कि द फाइनल करंट इन द कॉइल, तो फाइनल करंट सर्किट के अंदर कितना होगा वो पूछा गया है बच्चों, है ना। तो अगर वो देखेंगे तो टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, I बराबर I0 1 माइनस e के पावर माइनस टी बाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई e के पावर t बाई टाउ, और टाइम को क्या लेना है, इन्फिनिटी। देन यू विल राइट लाइक दिस, 1 माइनस t के जगह पे इन्फिनिटी बाई टाउ, एंड इन्फिनिटी बाई टाउ इज व्हाट, infinity by tau is e के power infinity, and e के power infinity is infinity, and 1 by infinity is 0। तो क्या मिलेगा, 1 minus 0 1 1 into I0, that is I0। I0 is the maximum current in the circuit, that is E upon R, है ना। इंडक्टर के केस में उस वक्त क्या होगा, दैट विल बिहेव लाइक अ वायर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम करंट होगा दैट इज इक्वल टू E अपॉन R, हम लोग जानते भी हैं। तो पूछा गया कि बच्चों कि ये बताइए कि फाइनल करंट कितना होगा, तो फाइनल करंट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज E अपॉन R। विच ऑप्शन इज करेक्ट,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप इसका फिगर भी ड्रॉ करते तो कुछ ऐसे मिलता है, I वर्सेस T का ग्राफ। तो ये धीरे 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 ग्रो करता है और इनफाइनाइट टाइम पे जाके करंट कितना हो जाता है, दैट इज मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू E अपॉन R। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। चलो बच्चों, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 31, इफ L R रिप्रेजेंट द इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस रिस्पेक्टिवली देन द डायमेंशन ऑफ L अपॉन R। तो बच्चों आपको पता है करंट के केस में भी आप लिखे भी थे, ग्रोथ या डीके के केस में I बराबर I नॉट e के पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना, एंड दैट L बाई R इज व्हाट, दिस L बार I इज टाइम कांस्टेंट टाउ। तो आप इसी में देख लीजिए डीके ऑफ करंट के केस में ये ई के पावर है। तो बच्चों ई है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के जो पावर होगा कोई नंबर ही होगा, तो टी बाई टाउ कोई नंबर होगा, तो नंबर इज डायमेंशनलेस, दैट इज m0 l0 t0, है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, तो आप देखेंगे ये कोई नंबर होगा, लेट इट बी 1, यहाँ पे कोई नंबर ले लेंगे, है ना। तो क्या देखेंगे आप, देन टी बराबर क्या हो जाएगा टाउ, एंड टाउ बराबर एल बाई आर। तो एल बाई आर का डायमेंशन किसके बराबर होगा, टाइम के, देन L बाई आर इज टाइम, एंड टाइम का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, दैट इज m0 l0 t विथ लार्ज ब्रैकेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन है m0 l0 t माइनस 1, ये तो फ्रीक्वेंसी का हो गया। सेकंड ऑप्शन में L इंटू टी है, नहीं होगा, m0 l इंटू टी। थर्ड में देखेंगे आप जो m0 l0 t, यस इट इज द करेक्ट आंसर, इट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। एंड फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी, ये भी गलत है, एम एल टी के टर्म में तो होगा ही बच्चों, यहाँ पे टाइम के टर्म में ये है। आगे और भी देखेंगे बच्चे, बहुत सारे मेथड से आप निकाल सकते हैं। इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हाफ LI स्क्वायर, है ना। और रेसिस्टर में आपने पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि जो करंट देते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, तो उस हीट प्रोड्यूस के लिए आप लिखते हैं I स्क्वायर R इंटू डी टी। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों I स्क्वायर से I स्क्वायर कट जाएगा, तो डायमेंशन में L अपॉन R, 1 2 का तो डायमेंशन होगा नहीं, L अपॉन R करेंगे तो dt किसका होगा, वो टाइम का, और टाइम का डायमेंशन आपको पता ही है क्या, m0 l0 t। इससे भी आपको पता चल गया, दूसरे मेथड से आपने बना लिया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चे आप इसको नोट कर सकते हैं। Now see dear students, this is question number 32. An inductor coil stores 32 joule of magnetic energy and dissipates energy at the heat at the rate of 320 watt when a current of 4 ampere is passed through it. The time constant of the circuit when the coil joined across the ideal battery is. तो बच्चों यहाँ पे एक इंडक्टर है जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, 32 जूल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है, और यही जब हीट को डेसिपेट करता है, जब इसमें 4 एम्पियर की करंट देते हैं तो 320 वाट हीट डेसिपेट करता है। तो पूछा गया कि इस सर्किट को जब बैटरी से जोड़ेंगे तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो वेरी सिंपल, इसने स्टोर किया मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर इज given here, that is 32 joule, and what is the equation of magnetic energy stored by the inductor? So you know that this is equal to half LI square. तो आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा बच्चों। तो L का करंट का वैल्यू कितना, 4 एम्पियर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 32। तो यहाँ से आपका इंडक्टेंस कितना मिलेगा देखिएगा बच्चों, ये उधर जाएगा 64 बाई 16, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4 हेनरी। तो आपको इंडक्टेंस का वैल्यू मिल गया बच्चों 4 हेनरी। आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है, मतलब L बाई आर, तो L तो मुझे निकल गया, अब R निकालना बच्चों। तो इसमें पावर आपको दिया हुआ है, दैट इज पावर जो आपको निकलेगा वो कितना निकलेगा वो देखिएगा। तो पावर के बारे में आपको दिया हुआ है, दैट इज 4 वॉट पावर डिसिपेट कर रहा है ना। तो यू कैन राइट लाइक दिस, पावर को क्या लिखेंगे I स्क्वायर R, तो पावर कितना है 320 वॉट, करंट कितना जा रही है 4 एम्पियर की, तो इसका रेसिस्टेंस निकल जाएगा दैट इज R। तो व्हाट यू विल गेट सी हियर, दैट इज 320 इज इक्वल टू 16R। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 16 दूनी 32, 320 है यहाँ पे, तो R बराबर आ जाएगा 20 ओम। आपसे पूछा गया क्या कि टाइम कांस्टेंट बताइए, तो व्हाट इज द वैल्यू इक्वेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, देन टाइम कांस्टेंट इज L अपॉन R। L कितना निकाला बच्चों आपने देखा, दैट इज 4 हेनरी, और R का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 20। तो आपको इतना सेकंड निकल जाएगा, दैट इज 1/5। 1/5 को क्या लिखेंगे, दैट इज 0.2 सेकंड। दिस इज द टाइम, this is the time constant of that circuit. So which option is correct? तो you can say option number 3rd is the correct answer for question number 32. तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं।
Now see dear students, this is question number 33. A rectangular coil is placed in a region having a uniform magnetic field. ये देखिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा गया और मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है यहाँ पे. द ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस इन द कॉइल. इस कॉइल में ईएमएफ कब इंड्यूस नहीं होगा? तो बच्चों यहाँ देखेंगे दिस इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को डाल दिया आपने, दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, ये आप ये देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है ना. कह रहा है कि इसमें ईएमएफ कब इंड्यूस नहीं होगा. तो बच्चों आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, देन ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस d∅b/dt. तो वेन एवर देयर इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में. और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप देखेंगे माइनस d/dt. और फ्लक्स किस बात पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड एरिया और एंगल पे डिपेंड करेगा. तो बच्चों आपसे जो पूछा गया है वो दूसरी बात पूछी गई है कि ईएमएफ कब इंड्यूस नहीं होगा. तो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस कब नहीं होगा? जब फ्लक्स का चेंज नहीं हो, फ्लक्स कांस्टेंट हो. अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. तो इफ फाई इज कांस्टेंट, अगर फाई कांस्टेंट हो जाए तो आपको d∅b/dt क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. और d∅dt अगर जीरो हो जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा सर्किट में? जीरो हो जाएगा. तो आपसे जो पूछा गया वही कि कब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. तो बच्चों फ्लक्स जब कांस्टेंट रहेगा. तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है. तो चलिए पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली. तो बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो तो बढ़ जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो B टाइम एरिया और एंगल अगर कांस्टेंट है तो dB/dt. अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा टाइम के साथ तो मैग्नेटिक ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही. इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होना ही है. सेकंड में बच्चों कि कॉइल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ये एक ले लीजिए, इस प्लेन का ये जो कॉइल का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ले लीजिए और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसको घुमाइए इसके चारों तरफ, है ना, सेंटर ओ पे लेकर के इसको घुमाइए इसकी तरफ. तो अगर मान लीजिए अभी फ्लक्स इतना है, अगर आपने इसको ऐसे घुमा दिया तो क्या मिला? अभी भी फ्लक्स उतना ही मिलेगा ना जितना यहां मिल रहा था. अगर आपने इसको घुमा दिया इधर की तरफ, ये सेंटर मान करके इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस लेकर के आप इसको घुमाएंगे तो फ्लक्स का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, एरिया ऑफ द लूप वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही पास करेगा. तो उस केस में क्या देखेंगे बच्चों? फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा. तो आप देख सकते हैं सेकंड केस में फ्लक्स अगर कांस्टेंट है और फ्लक्स कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस भी जीरो होगा. उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 में क्या देखेंगे बच्चों? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है उसके रोटेशन की वजह से, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन में क्या है? इफ द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस OX. तो बच्चों ये देखिए, अगर आपका कॉइल ये है, ये आपका O है और ये X है और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अभी तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है. लेकिन इसी कॉइल को अगर आप ऐसे रोटेट कर दें, ये कॉइल अभी ऐसे है, अगर प्लेन ऐसे हो गया कॉइल का, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर. दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90. cos 90 क्या हो जाएगा? 0. तो आप क्या देख रहे हैं? अभी मैक्सिमम फ्लक्स है और इसको घुमाएंगे अगर 90 डिग्री से तो फ्लक्स 0 हो गया. तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है, रोटेशन OX के अबाउट रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा. फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना ही है. मुझसे पूछा गया कि इंड्यूस ईएमएफ कब नहीं होगा. एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली स्विच ऑफ. तो बच्चा अभी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड 0 कर देंगे तो फ्लक्स 0 हो गया. इसका मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. तो आपने देखा ऑप्शन नंबर सेकंड, अगर इसको इसके प्लेन के परपेंडिकुलरली अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस नहीं आएगा, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. देन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यू कैन नोट इट डाउन. Now see dear student, this is question number 34. A metal disc of radius r rotates with the angular velocity omega about the axis perpendicular to its plane, passing through the center in a magnetic field of induction B, acting perpendicular to the plane of the disc. The induced EMF between the rim and the axis of the disc. Your options are B pi r square omega. Second option is B r square omega. Third is B pi r square omega upon 2. And the fourth option is B r square omega upon 2. तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आपका क्या है? बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2. तो बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक डिस्क रखा हुआ है. एंड दिस डिस्क हैविंग अ रेडियस आर,
और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो पूछा कि बोलिए इसके सेंटर, एक्सिस और रिम के बीच में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो बच्चों आपको पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस होगा डेट इज माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा, माइनस डी अपॉन डी टी। फाई बी को क्या लिखेंगे, बी ए कॉस, एंगल देखिएगा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो बी को बाहर कर दीजिए एंड डी ए अपॉन डी टी। तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों वो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया और एरिया कितना होगा, जो एक बार रोटेट करेगा तो एरिया में चेंज एक रोटेशन में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और एक रोटेशन में टाइम इंटरवल कितना लगेगा, टी के बराबर, है ना। और चूंकि आपको पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी बराबर क्या लिखेंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए बच्चों, ये हो गया आपका बी पाई आर स्क्वायर और टी के जगह पे आप रखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो पाई से पाई कट जाएगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, देन इंड्यूस ईएमएफ बराबर कितना हो जाएगा देखिएगा, 1/2 रह जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट यू कैन सी। तो आप देख सकते हैं ये नहीं होगा, 2 नहीं है नीचे, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन पाई ऊपर में, यहाँ पे क्या बी पाई आर ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ पे पाई तो है नहीं, यहाँ देखिएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, दैट इज बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना बच्चों। इसको आप नोट कर सकते हैं।